अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 87। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। आपने मुझे बुलाया था। वो उखड़ी उखड़ी सी शकील के रूबरू खड़ी इनसे पूछ रही थी। हाँ बैठो। उन्होंने मोबाइल की स्क्रीन पर से नजरें जरा उठाकर इसे देखकर हुक्म सादिर किया। आपको मुझसे क्या काम था? 2-2.5 मिनट गुजर जाने के बावजूद वो इसके तो मुतवज्जो होने के बजाय मोबाइल में मसरूफ रहे तो उसने इन्हें टोका। बात करनी थी तुमसे। आखिर उन्होंने मोबाइल एक जानिब रखा और पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जो हुए। कीजिए। इसके अंदाज में एक ऐसी बेनियाजी थी जो अगले को बुरी तरह चुभे। ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने घर में? क्यों अपने हाथों अपनी बदनामी का इंतजाम कर रही हो? उन्होंने सख्त लहजे में इससे इस्तफसार किया। ड्रामा आपको लगता होगा, मेरी ज़िंदगी की तो ये सबसे तल्ख सच्चाई है। भूल जाओ सब कुछ। भूल जाने में ही तुम्हारी बेहतरी और बाकी सबकी भलाई है। उन्होंने इसे नसीहत की। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? इस कातिल की बहन को इसके घर में, इस घर में बहू की हैसियत से देखूं और मुझे कुछ याद ना आए? ऐसा कैसे हो सकता है? इसके अंदर का गुस्सा इसके लहजे से झलकने लगा। जो कुछ तुम करने जा रही थी, इसके बाद हम में से किसी न किसी को तो कातिल बनना ही पड़ता। अच्छा हुआ कि आलिम ने ये बोझ अपने सर ले लिया। इनका लहजा बेपना सर्द हो गया। आप? शदीद गुस्से और बेबसी के बाइस इसके लिए कुछ कहना मुमकिन ना हो सका। बहुत हो चुका उजाला। जितना बर्दाश्त किया जा चुका है, इससे ज़्यादा की अब गुंजाइश नहीं है। तुम्हारी वजह से हमारा ख़ानदान किस अजाब में फंस गया है, कुछ अंदाज़ा है तुम्हें? इनकी आवाज़ बुलंद नहीं थी, लेकिन लहजे में महसूस किए जाने वाला तैश था। मेरी वजह से या इस खूनी और दहशतगर्द की वजह से? वो तिलमिलाई। तुम्हारी वजह से। ये तुम थी जिसकी वजह से कृष्णा जैसे करप्ट पुलिस वाले ने इस घर का रास्ता देखा। तुम्हें कुछ मालूम है कि वो किस किस तरह की धमकियां देता रहा है हमें? इसकी धमकियों और बदनीयती की वजह से मुझे खुद आलम और इसके मुलाजिम को गिरफ्तार करवाना पड़ा। मेरे इतने बड़े ताउन के बावजूद वो शख्स और इसके अफसराने बाला बड़ी बड़ी रकूम वसूल करते रहे मुझसे। लेकिन क्यों? वो हैरान हुई। तुम्हारे ख्याल में आलम को दहशतगर्द करार दिए जाने के बाद हमारा यहाँ सुकून से रहना इतना आसान था? हम सब दहशतगर्दों के सूरतकारों की हैसियत से गिरफ्तार कर लिए जाते अगर मैं वक्त की नज़ाकत को समझकर पहले ही बिश्ना के साथ सेटलमेंट ना कर लेता। मैंने तो सुना है कि आप आलम की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं, इसके लिए बड़ा रुपये पैसा खर्च कर रहे हैं। इसे गोया इनकी बात का यकीन नहीं आया। वो तो इसके बाप से रकम मंगवाने के लिए ऐसा शो करना पड़ रहा है। अपना नुकसान कहीं ना कहीं से तो पूरा करना ही है ना। उन्होंने इसे हैरान कर दिया। सजल की फैसल से शादी करवाने की क्या ज़रूरत थी? आपको मालूम था कि फैसल सवेरा से मोहब्बत करता है, तो कर लेगा सवेरा से दूसरी शादी। बीवी का क्या है, एक जाती है तो दूसरी आ जाती है। अगर पहले जाते जाते ढेरों दौलत दे जाए तो इसे कुछ अरसे के लिए बर्दाश्त कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। मतलब इसे इनके लहजे की मायनी खेज ने उलझा दिया। बड़ी दौलत जायदाद है चाचा सही सदाकत शाह के पास। इसमें से कुछ बेटे की रिहाई और कुछ बेटी के हिस्से के नाम पर हमारे तरफ मुंतकिल कर देंगे तो ज़्यादा कमी नहीं आएगी इनकी दौलतमंदी में। उन्होंने इसकी उलझन दूर की, लेकिन वो मज़ीद उलझ गई। हमारे पास कोई कमी तो नहीं है। जितना है इससे ज़्यादा हिस्सेदार हैं। जब तक साझापन चल रहा है तब तक सारे ही ऐशो आराम में हैं। अब्बा जी की आंखें बंद होते ही सब तितर बितर हो जाना है। तुम बहनों से मुझे कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। मालूम है कि सब मौका मिलते ही अपना हिस्सा मांगने खड़ी हो जाएंगी। तो हिस्सा है ना हमारा। वो अपने भाई की बातें समझने से कासिर थी। हिस्सा है, लेकिन ये मत भूलो कि सारी मेहनत हम भाई करते हैं, इसलिए तुम्हें से कोई मुंह खोलकर मुतालबा नहीं कर सकता। जिसको जितना दे दे इसे खामोशी से कबूल कर लेना चाहिए। सबिया और सालिया की शादी और जहेज़ पर जितना खर्च हुआ है, इसका भी तो कुछ हिसाब किताब बनता है या नहीं? तुम्हारी शादी होगी तो जाहिर है इस पर भी खर्च करेंगे। वो अपनी गुफ्तगू से लम्हा ब लम्हा इसकी हैरानी को बढ़ाते जा रहे थे। खैर, मैंने सब कुछ कहने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया था। मुझे तुमसे सिर्फ ये कहना था कि पागलपन का ड्रामा बंद करो और शराफत से रहो। मैं एक अच्छे घर में तुम्हारी शादी करने की बात चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम अपने जुनून में जो अनापशना बकती हो, अगर नौकरानी के ज़रिए घर से बाहर निकल गए तो सारी ज़िंदगी इसी घर में बैठी रह जाओगी। अब्बा जी को कब वापस बुलवा रहे हैं आप? शकील के अंदाजे से बाबर करा दिया था इसने, इसे खौफजदा कर दिया था। और हस्बे आदत वो कोई हंगामा मचाने का भी नहीं सोच सकती, इसलिए अपना लाड उठाने वाला बाप याद आ गया था। इनकी सेहत के लिए अच्छा है कि अभी कुछ अरसा वहीं रहें। इस दौरान में कुछ अहम मामला भी निपटा लूँगा। वो यहाँ होंगे तो हर मामले में अपनी टांग अड़ाएंगे। आखिरी जुमला से खुद कलामी के अंदाज में किया था,
लेकिन उजाला के तेज कानों ने सब सुन लिया था। अब मैं जाऊं? इसके लिए वहाँ बैठना 2 बार हो गया। हाँ जाओ, लेकिन मेरी बातों को याद रखना। अब अगर घर में कोई हंगामा हुआ तो मैं तुम्हें पागल खाने शिफ्ट करवा दूंगा। वहाँ जाकर भी जितने चाहे पागलपन के मुजाहरे करती रहना। इनकी दी गई संगीन धमकी पर इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ गया, लेकिन जुबान से कुछ कहे बगैर एक झटके से उठकर बाहर निकल गई। गुमसुम सी कैफियत में अपने कमरे में जाते हुए वो मुसलसल शकील के रवैये के बारे में सोच रही थी। अब तक घर में इसके वालिद नियाज शाह का हुक्म चलता रहा था और वो वालिद की लाडली होने की वजह से बाकी सबसे भी अपने लाड उठवाती थी, लेकिन मौजूदा हालात ने गोया सभी की हैसियतें बदल कर रख दी थी। नियाज शाह को माजूल हुक्मरान की तरह सब मामला से अलग करके घर से दूर कर दिया गया था और अब वो भाइयों की लाडली बहन के बजाय एक ऐसी मातूब लड़की थी जिसने खानदान की इज्जत को बट्टा लगाने की कोशिश की थी। देखकर नहीं चल सकती क्या? आंखों की जगह बटन फिट करवा लिए हैं। चलते चलते इसे जोर का धक्का लगा तो खुद से टकराने वाली शाहिदा पर उलट पड़ी। माफ़ कीजिएगा बीबी, वो सजल बीबी बेहोश हो गई हैं। मैं फिर दोस्त बीबी को बुलाने जा रही हूँ। शाहिदा ने उजरत में से मुआवजत की और भागती हुई फिर दोस्त के कमरे की तरफ बढ़ गई। इसके जाने के बाद उजाला ने नोट किया कि वो इस वक्त सजल के कमरे के आगे खड़ी हुई है। बेसाख्ता ही वो खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। सजल दुनिया व माफिया से बेखबर बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी, लेकिन इस हालत में भी इसके चेहरे पर मौजूद तकलीफ के आसार देखे जा सकते थे। इसका क्या कसूर है? ये भी तो मर्दों के मुआशरे में एक बेबस औरत है जिससे अपने भाई के जुर्म के बदले सज़ा काटनी पड़ रही है। इसे खुद शकील के रवैये से ताज़ा ताज़ा सदमा पहुंचा था, इसलिए पहली बार सजल की हमदर्दी से कुछ सोच रही थी। इसी हमदर्दी में इसने सजल का बिस्तर से नीचे लटका हुआ हाथ नरमी से उठाकर इसके सीने पर रख दिया। इसी वक्त फिर दो शाहिदा की मैयत में अंदर दाखिल हुई और उजाला को वहाँ पाकर ठटक गई, लेकिन फिर इससे खामोश और पुरस्कून पाकर इसे तसल्ली हुई और आगे बढ़कर सजल का मुआयना करने लगी। मुझे इसकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, इसे अस्पताल ले जाना ज़रूरी है। मुआयना करते करते वो परेशानी से बुलंद आवाज़ में बड़बड़ाई, आप इसे गाड़ी में पहुँचाए, मैं चाबियाँ लेकर आती हूँ। लेकिन वो फैसल, फिर दोस्त की इसकी पेशकश करती जा मुक्को थी, वो सब मैं देख लूँगी, आप बस इसे गाड़ी में पहुँचाए। इसने अपने अज़ली पुरएतमाद लहजे में हतमी फैसला सुनाया तो फिर दोस्त भी मुतमईन सी होकर मुलाजमों के साथ सजल को गाड़ी में मुंतकिल करवाने में मसरूफ़ हो गई। गैर मामूली आवाज़ें सुनकर घर के दीगर लोग भी सूरत हाल मालूम करने चले आए। सजल की हालत ऐसी थी कि अगर किसी को इसके अस्पताल किए जाने पर एतराज़ था तो वो इजहार की जरूरत नहीं कर सका। आपके अस्पताल ही चलना है ना? उजाला ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए इससे इस्तफसार किया। हाँ, वह मैंने इसका ज़्यादा बेहतर ट्रीटमेंट करवा सकती हूँ। फिर दोस्त ने बेहोश सजल के चेहरे पर से बाल समेटे और इसके ऊपर इसकी चादर दुरुस्त की। वो खुद पर्दा नहीं करती थी, लेकिन जानती थी कि सजल इस मामले में खासी हसास है। अस्पताल पहुंचने से कबल ही इसने मोबाइल फ़ोन के जरिए वह इमरजेंसी की इत्तला कर दी थी। चुनांचे जब वो लोग वहाँ पहुंचे तो अमले के अफराद तैयारी की हालत में खड़े थे। सजल को नहत फुर्ती से गाड़ी में से स्ट्रेचर पर मुंतकिल करके अस्पताल की इमारत के अंदर ले जाया गया। ओके, मैं चलती हूँ, आप तो यकीनन अभी यहीं रुकेगी। फिर दोस्त उजाला से कोई इस्तफसार करती, इससे कबल ही वो बोल पड़ी, तुम जाओ, मेरा यहाँ रुकना ज़रूरी है। इसने नरमी से उजाला को जवाब दिया तो इसने सर हिलाते हुए इंग्रेशन में चाबी घुमा दी। थैंक यू उजाला। फिर दोस्त ने बेसाख्ता ही इसका शुक्रिया अदा किया। इट्स ओके, इसने आहिस्ता से कहकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। फिर दोस्त को शक गुजरा कि इसकी आंखों में आंसू की हल्की सी चमक थी। किसी तब्दीली के एहसास के साथ वो अस्पताल की मरकजी इमारत की तरफ बढ़ गई। हेलो गाइस, क्या हो रहा है? वकास ने डाइनिंग टेबल के गिर्द बैठे खावर साहिब और साद को देखकर दानिस्ता लहजे को खुशगवार बनाते हुए इनसे दरियाफ्त किया। अपने से बड़ों से अदब से बात करते हैं। इन दोनों की तरफ से कोई जवाब मौसूल होता इससे कबल ही अलीना ने इसे टोकने का फ्रीज़र इंजाम दिया। अच्छा, वो कैसे? बुरा मानने के बजाय इसने अलीना से दरियाफ्त किया। हमारे हाथों बड़ों को माथों पर हाथ रखकर आदाब कहते हैं और फिर झुककर इनसे सर पर दस्ते शफकत रखवाते हैं। इससे संजीदगी से इसकी मालूमात में इजाफा किया तो कोई मसला नहीं, अब ये सब किए देते हैं। वो फ़ौरन अमल के लिए कमरबस्ता हो गया। अरे रहने दो बेटा, ये अलीना तो बस यूं ही शरारत कर रही है। खावर साहिब ने इसी के इरादे से बाज रखने की कोशिश की। अरे नहीं अंकल, जब कोई और ख़ास तौर पर बीवी अच्छी बात बताए तो उस पर लाजमी अमल करना चाहिए। मैं तो वैसे ही शादी से पहले जोरू का गुलाम बनकर रहने का अहद कर रखा है। इस पर इनके इनकार का कोई असर नहीं हुआ और पूरे एहतमाम से इन्हें आदाब कहने के बाद इनके आगे झुक गया। जीते रहो बेटा, सदा ऐसे ही खुश और हंसते मुस्कुराते रहो। इसे मोहब्बत से दुआएं देते हुए खावर साहिब को बेसाख्ता ही माज याद आया। पता नहीं कहाँ था और वो किन मुश्किलात से निमटता फिर रहा था। रिश्ते में तो आप जनाब मुझसे बड़े ही होते हैं, इसलिए आपको भी आदाब। खावर साहिब की सोचों से बेखबर अब वो साद से मुखातिब था। वालेकुम आदाब। साद ने हंसते हुए इसे गले से लगा लिया।
मेज़ पर नाश्ता परोसी सैंडी भी इस मंजर को दिलचस्पी से देखा। वो इन लोगों की गुफ्तगू में कभी मुदाखलत नहीं करती थी, लेकिन मुकर्ररा औकात में हर खिदमत मुस्तैदी से बजा लाती थी। कुछ बताया लाला ने कि हमें कब तक यहाँ रहना होगा। नाश्ते का आगाज़ हुआ तो खावर अहमद ने धीमी आवाज़ में वकास से पूछा कि आप यहाँ कोई तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं अंकल? वो फ़ौरन फिक्रमंद हुआ। ऐसी कोई बात नहीं बेटा, यहाँ बहुत आराम है, लेकिन आर्जी ठिकाने और मुस्तकिल सुकूनत में तो फ़र्क होता है ना। सबसे बढ़कर मुझे टेंशन है कि हम एक ऐसे शहर में मौजूद है जहाँ दुश्मनों को हमारी मौजूदगी की खबर हो चुकी है और वो किसी भी वक्त हमारी बू सूंघते हुए यहाँ पहुँच सकते हैं। उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया। ये सब लाला के जहन में भी है। वो हमें यहाँ से निकालने के इंतजामात भी कर रहे हैं, बल्कि समझे कर ही चुके हैं। बस ज़रा सी तशवीश ये है कि पता नहीं आप और अलीना सफ़र की सख्तियाँ सह सकेंगे या नहीं। उन्होंने कौन सा ज़रिया सफ़र तजवीज़ किया है? इसकी हिचकिचाहट देखकर खावर अहमद ने सवाल किया। समंदर का सफ़र। आप में से शायद किसी को बहरी जहाज़ के ज़रिए समंदरी सफ़र की आदत नहीं होगी। इसकी आंखों में हल्की सी तशवीश थी। कोई बात नहीं, एक तजर्बा ये भी सही। खावर अहमद से पहले अलीना बोल पड़ी। इतना आसान नहीं होता बहरी सफ़र, कभी कभी तो आदि लोग भी बीमार हो जाते हैं। वो कासिम से मुतल्ला किया। हम कर लेंगे, आखिर हम ज़िंदगी और मुश्किलात से तो गुजर ही गए हैं। अलीना की बात ने सबको चुप सी लगा दी। ठीक है, फिर मैं लाला को हाँ कह देता हूँ। आपको तो कोई एतराज़ नहीं है अंकल? चंद हमें खामोश रहने के बाद वकास आहिस्ता से बोला और जेम की बोतल की तरफ हाथ बढ़ाते हुए खावर अहमद से सवाल किया। एतराज़ कैसा बेटा? मैं तो कब से तनबा तकदीर होकर बैठा हूँ, किस्मत जिस समत में ले जाती है चल पड़ता हूँ। हौसला रखें अंकल, इंशाल्लाह एक न एक दिन हालात ज़रूर बदलेंगे। वकास ने इसे हौसला दिया। शुक्रिया बेटा। इन्हें इसका तसल्ली देना अच्छा लगा। हालात के जबर के तहत जुड़ने वाला रिश्ता अब इन्हें अच्छा लगने लगा था और वो वकास से भी वैसी ही मोहब्बत महसूस करने लगे थे जैसी अपनी बेटों से करते थे। मालूम नहीं पुलिस ने गुल खान के साथ क्या सलूक किया होगा। बेचारा अच्छा आदमी है, मुझे डर है कि पुलिस वाले इसे तंग करेंगे। आपका डर गलत नहीं है, हो सकता है कि पुलिस वालों ने इसे गिरफ्तार ही कर लिया हो और अब बज़रिया तशद्दुद इससे सच उगलवाने की कोशिश कर रहे हों। काले खान ने आलू छीलते हुए इसके ख्याल की तायद की। लेकिन ठेकेदार तो गवाही देगा ना कि गुल खान का मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं खुद ही वहाँ मजदूरी के लिए आया था और मुझे इसने खुद वहाँ ठहराया था। गुल खान का इसमें कोई हाथ नहीं था। इसने उम्मीद जाहिर की। कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है अपनी जान बचाने के लिए वो गुल खान पर ही सारा मलबा डाल दे। आलूओं को टुकड़ों में तकसीम करते हुए काले खान ने अपनी राय दी। तुम कोई पॉजिटिव बात नहीं कह सकते? माज झुंझुलाया। अपने और हमारे यहाँ की पुलिस को तो आप जानते हैं। ये लोग जिसकी गर्दन पतली देखे इसमें फंदा फिक्स कर देते हैं। ऐसे में हर शख्स अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, या तो मामला भी इनकी बराबरी के बंदे का है। पुलिस वाले का कत्ल इतनी आसानी से हजम नहीं करेंगे दो। इसने कटे हुए आलू को हांडी में झोंका और तेज़ी से हांडी में डोई चलाई। एक तो तुम खाना ढंग का नहीं बनाते, सुबह भी तुमने जो आमलेट खिलाया था सख्त बदमज़ा था। माज ने इस पर तनकीद की। मजबूरी है, जब तक किसी दूसरे काबिल एतमाद खान सामा का इंतज़ाम नहीं हो जाता आपको मेरे हाथों के पके खानों पर ही गुजारा करना पड़ेगा। इसकी तनकीद का बुरा माने बगैर काले खान ने इत्मीनान से जवाब दिया और हांडी में पानी उंडेला। तुम्हें ज़रूरत क्या पड़ी थी खान सामा को इतना डांटने की? वो नौकरी छोड़कर ही चला गया। इसका जहन उलझा हुआ था, चचे खामखा एक गैर ज़रूरी मामले में काले खान से उलझ रहा था। ज़रूरत क्यों नहीं थी? वो राधा की मेहनत की कमाई को बेदर्दी से ज़ाया कर रहा था। चंद महीनों में ही किचन का बजट कहीं से कहीं पहुंचा दिया था इसने। काले खान ने चमक कर इसे जवाब दिया। चलो अब तो बचत ही बचत होगी, न कोई ये बदजायका खाना खाएगा न खर्चा होगा, इसने तबसरा किया। काले खान को भी जवाब देने का मौका मिल पाता इससे कबल ही इसके मोबाइल की घंटी बजने लगी। स्क्रीन पर मुलाजमा शाहिदा का नंबर आता देखकर इसने अपने होंठ भींच लिए। शाहिदा को यह नंबर देना इसकी वाहिद बेहतियाती थी जो वो दिल के हाथों मजबूर होकर कर गुजरा था। सजल की तरफ से इसका दिल कतई मुतमईन नहीं था और इसे अंदेशा था कि वो किसी ऐसी इंतहाई सूरत हाल से दो चार हो सकती है जिसके बाद इसकी तरफ से आयद करदा पाबंदी के बावजूद इसकी मुदाखलत नागुज़ीर हो जाएगी। हाँ शाहिदा बोलो, क्या मसला है? कॉल रिसीव करते इसने बेचैनी से पूछा। जवाब में शाहिदा ने जो कुछ बताया इसे सुनकर इसके सीने में एक आग सी भड़क उठी। कौन से अस्पताल ले गए इसे? तने हुए आसाब के साथ इसने शाहिदा से पूछा। एक तरफा गुफ्तगू के साथ इसके तवस्सुआत मुलाजा करता काले खान अपना काम रोककर तशवीशज़दा नज़रों से इसकी तरफ देखने लगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। दूसरी तरफ का जवाब सुनकर इसने मुख्तसरन कहा और राब्ता मुनक़ते कर दिया। मुझे अभी इस वक्त अस्पताल जाना है। फ़ोन बंद करते ही इस पर उजला सवार हो गई।
خیریت کیا ہو گیا ہے؟ کالے خان نے دریافت کیا۔ سجل کا پراپر علاج نہ کروانے کا نتیجہ برآمد ہو گیا ہے، اسے بے ہوشی کی حالت میں اسپتال لے جایا گیا ہے۔ اس نے سوتے ہوئے چہرے کے ساتھ کالے خان کو آگاہ کیا، میں اسے دیکھنے اسپتال جا رہا ہوں، لیکن آپ اس طرح منہ اٹھا کر اسپتال کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ خطرناک ہوگا۔ مجھے روکنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ میں رکوں گا نہیں۔ اس وقت وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ٹھیک ہے نہیں روکتا، لیکن کوئی احتیاطی تدبیر تو کرنے دیں۔ اس طرح اندھا دھند وہاں پہنچ جانے سے آپ خاتون کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ ٹریٹمنٹ دینا ڈاکٹروں کا کام ہے اور وہ یقیناً دے رہے ہوں گے۔ کالے خان اس کی بے صبری کے آگے بند باندھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا تو کیا وہاں جاؤں بھی نہیں؟ اگر تمہاری رادھا دیوی ایسی حالت میں اسپتال میں پڑی ہوئی تو تم رک جاؤ گے؟ کالے خان کے روکنے نے اسے مشتعل کیا۔ نہیں رکوں گا، اور آپ کو بھی روک نہیں رہا، صرف عقل کے استعمال کا مشورہ دے رہا ہوں۔ آپ جانتے کہ سجل بی بی کہ اس جنجال سے جان چھوٹنے کی صرف ایک راہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے بھائی کو آزادی مل جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی بے احتیاطی سے اصل کام پیچھے رہ جائے اور آپ خود کسی مشکل میں پڑ جائیں۔ اس کی برہمی کے باوجود کالے خان نے اسے سمجھانا ترک نہیں کیا۔ اچھا تم بتاؤ میں کیا کروں؟ آخر عقل کی بات اس کے پلے پڑ گئی اور اس نے کالے خان سے پوچھا۔ بتاتا ہوں، پہلے میرے ساتھ اندر کمرے میں چلیے۔ کالے خان نے چولہا بند کیا اور اس کا ہاتھ تھام کر کچن سے باہر لے گیا۔ کمرے میں پہنچ کر پہلے اس نے اپنے موبائل فون سے ایک کال کی اور دوسری طرف سے موجود بندے کو کچھ چیزوں کا فوری طور پر انتظام کرنے کو حکم دیا۔ اس کی گفتگو سن کر ماس سمجھ گیا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات خود اس کے دماغ میں بھی آ سکتی تھی، لیکن سجل کی کیفیت کے بارے میں سن کر وہ اتنا جذباتی ہو گیا تھا کہ وقتی طور پر کچھ بھی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ موہن کے بارے میں کب تک معلوم ہو جائے گا؟ کچھ خفت مٹانے کے لیے اور کچھ وقت گزاری کی خاطر اس نے کالے خان سے سوال کیا۔ ایک ہوشیار بندے کی ڈیوٹی لگا دی ہے، دیکھیے شام تک، ورنہ کل صبح تک تو لازمی رپورٹ دے دے گا۔ موہن پر ہاتھ ڈالنے کے لیے ہمیں ٹھیک ٹھاک تیاری کرنی پڑے گی۔ کالے خان کے اشارے پر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھے ہوئے اس نے تبصرہ کیا۔ مقصد محض دھیان بٹانا تھا۔ وہ تو ظاہر ہے کہ کسی عام پولیس والے کے مقابلے میں راک ایجنٹ پر ہاتھ ڈالنا بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ کالے خان اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ چلاتے اس کے خیال کی توثیق کی۔ وکرم کے معاملے میں قسمت نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ ڈرائیور کو اس نے بیوی بچے کے ساتھ بھجوا دیا اور گارڈ کو جان بوجھ کر چھٹی دے دی تھی کہ کہیں وہ اس کی بیوی کو گھر پر عشاء کی آمد سے باخبر نہ کر دے۔ انشاءاللہ آگے بھی قسمت ساتھ دے گی۔ کالے خان سے یقین دہانی کروائی۔ تھوڑی دیر میں کالے خان کا منگوایا ہوا سامان بھی پہنچ گیا۔ یہ ایک میل نرس کا یونیفارم تھا جس پر فردوس کے اسپتال کا مونوگرام بھی بنا ہوا تھا۔ یونیفارم پہن کر اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس کے سامنے ایک گہری سانولی رنگت اور ہلکی مونچھوں والا ایک ایسا شخص کھڑا تھا جس کی ناک قدرے پھولی ہوئی تھی۔ جادو ہے یار تمہارے ہاتھوں میں، اس نے کالے خان کو سراہا۔ روح بدلنے کی تربیت اسے بھی دی گئی تھی، لیکن اب تک اسے خود اپنے اس ہنر کو آزمانے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ اس حلیے میں آپ آرام سے اسپتال میں موو کر سکتے ہیں۔ سجل بی بی کا روم نمبر 308 ہے۔ امید ہے کہ آپ کو وہاں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ پھر بھی ایک آدمی آپ کے قریب رہے گا تاکہ کسی ضرورت کے وقت کام آ سکے۔ کالے خان نے محض مسکرا کر اس کی تعریف وصول کی اور دیگر معلومات فراہم کرنے لگا۔ آدمی کو رہنے دو کالے خان، مجھ میں اتنی صلاحیت ہے کہ کسی مشکل وقت میں خود کو محفوظ کر سکوں۔ اس نے کسی مددگار کو ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا۔ اسے احساس ہونے لگا تھا کہ زیادہ لوگوں سے رابطے میں رہنا اسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ غیر قانونی طور پر یہاں موجود تھا اور اس کے لیے بہتر تھا کہ وہ لوگوں سے بچ کر رہتا۔ اگر آپ ایسا سمجھتے تو ٹھیک ہے، ویسے بھی ڈرائیور جو آپ کو وہاں ڈراپ کرنے جائے گا تو وہ گاڑی میں موجود ہی ہوگا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو یار؟ ایک میل نرس ایسی شاندار سی گاڑی جسے ڈرائیور چلا رہا ہو اترتا ہوا دیکھ لیا گیا تو فوراً مشکوک ہو جائے گا۔ اس نے کالے خان کی دوسری پیشکش بھی رد کر دی۔ پھر آپ وہاں کیسے جائیں گے؟ وہ متفکر ہوا۔ بائک پر اسے اپنا فیصلہ سنایا، لیکن یہ مناسب نہیں، آپ کسی کی نظروں میں بھی آ سکتے ہیں۔ وہ تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ ہیلمٹ کس لیے ہے؟ ایک تو سلیے میں کوئی مجھے ویسے نہیں پہچان سکتا، دوسرے ہیلمٹ لگا لوں گا تو کسی کو دکھائی نہیں دوں گا۔ اس کے پاس جواب موجود تھا، ناچار کالے خان کو اس کی بات ماننا پڑی۔ فردوس کا اسپتال کا راستہ اس کے لیے جانا پہچانا تھا، اس لیے وہاں پہنچنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ موٹر سائیکل سٹینڈ پر اپنی بائک کھڑی کر کے وہ اطمینان سے اندرونی عمارت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسپتال میں وہی مخصوص ہلچل اور گہما گہمی تھی، کہیں بیماری اور تکلیف سے ستے ہوئے چہرے تھے تو کہیں ان کی امید و نا امیدی کے مابین لٹکتے تیماردار۔ کچھ چہروں پر اطمینان دکھائی دے رہا تھا کہ وہ اپنے پیاروں کو صحت مند ہونے کے بعد گھر لے جانے والا ہے، تو کہیں کھو دینے اور بچھڑنے کا خوف ثبت ہو کر رہ گیا تھا۔ ان رنگا رنگ تاثرات والے چہروں کا جائزہ لیتا اپنے اطراف سے پوری طرح باخبر وہ کمرہ نمبر 308 کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کے سے قدم ٹھٹک گئے۔ اندر صرف فردوسی ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن گھر کے کسی اور فرد کی موجودگی میں اس کا
کھل کر بات کرنا ممکن نہیں تھا۔ جو بھی ہو، کم از کم میں اس کی خیریت تو معلوم کر سکوں گا۔ اس نے سوچا اور دروازے پر دستک دی۔ یس کم ان۔ حسب توقع اندر سے فردوس کی آواز سنائی دی تو اس کے اعتماد میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ ناپ گھما کر دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ بے قرار دل کی خواہش تھی کہ سب سے پہلی نظر سجل پر ڈالے، لیکن اس کے پردہ دار ہونے کے خیال نے نظروں کو اٹھنے نہیں دیا۔ جو محبوب کو ادب و احترام نہ سکھائے وہ محبت بھی بھلا کوئی محبت تھی۔ یس، فردوس کے لیے اسے اس حلیے میں پہچاننا ممکن نہیں تھا، اس لیے ایک میل نرس کو یوں نظریں جھکائے سامنے کھڑے دیکھ کر حیران ہوئی اور قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ میں سجل کی خیریت معلوم کرنے آیا تھا، وہ بولا تو فردوس چونک گئی۔ تم؟ شناسا آواز نے اسے ٹھٹکا دیا۔ جی میں وہی ہوں، عالم کا دوست، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ وہ دانستہ ایسے رخ سے کھڑا تھا کہ سجل کا بیڈ اس کے بائیں جانب تھا اور وہ گردن موڑے بغیر اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے اس کی اجازت کے بغیر دانستہ دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسے تو عمر بھر کے لیے وہ ایک نظر ہی کافی ہو گئی تھی۔ جب آشیانہ آزادی کے تہہ خانے میں سیڑھیوں سے اترتی سجل کو گرنے سے بچانے کے لیے اس نے اسے بے ساختہ اپنی باہوں میں لے لیا تھا، اس وقت تو بس ایک پل کے لیے اس کے سامنے بے حجاب ہوئی تھی اور اس ایک پل کی تجلی نے اسے خاکستر کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے بدترین حالات میں بھی نہ اسے اس بھی پیشانی بھولی تھی، نہ وہ سیاتل۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا ایک پل کا قرب اس کے پورے وجود میں سرایت کر گیا تھا اور اس کی خوشبو روح میں چکراتی پھرتی تھی۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اگر کوئی آ گیا تو۔ اس کی موجودگی نے فردوس کو متوحش کیا۔ کون آئے گا اس مظلوم لڑکی کو دیکھنے؟ کیا وہ لوگ جنہوں نے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ کر اسی حال تک پہنچا دیا ہے؟ وہ تلخ ہوا تو فردوس کی نظر جھک گئی۔ بہرحال آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو کسی قسم کی پیچیدگی سے بچانے کے لیے ہی میں اس حلیے میں یہاں آیا ہوں۔ اس سے احساس ہوا کہ وہ ایک ایسی ہستی کو شرمندہ کر گیا ہے جو پورے سسرال میں سجل کی واحد ہمدرد ہے، تو لہجے کو نرم کر کے رسانے سے بولا، میں شرمندہ ہوں کہ میں چاہ کر بھی سجل کے کچھ خاص کرنے سے قاصر ہوں۔ وہ بیچاری دوسروں کے جرم پر خود شرمندہ تھی۔ وہ جانتی کہ سجل کے بارے میں خبریں مل جاتی، اس لیے اس کی یہاں موجودگی پر سوال نہیں اٹھایا تھا۔ اسے اس کا سجل کے لیے اخلاص اچھا لگتا تھا، اس لیے کبھی اس کھوج میں نہیں پڑی تھی کہ کون ہے جو اس تک کی خبریں پہنچاتا ہے۔ میں آپ کی مجبوری کو سمجھتا ہوں، اس لیے مجھے آپ سے کوئی شکوہ بھی نہیں، بس یہاں میں سجل کی مکمل کیفیت معلوم کرنے آیا تھا۔ کیا مجھے بتائیں گی کہ ڈاکٹرز اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فی الحال تو یہ کافی سنبھل گئی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی بے ہوشی ختم ہو گئی ہے، لیکن ہم اس کی حالت کو قابل اطمینان نہیں کہہ سکتے۔ میری نیورولوجسٹ سے بات ہوئی، سی ٹی اسکین اور کچھ اور ٹیسٹ ہیں جو کروانے پڑیں گے، اس کے بعد ہی کوئی حتمی رائے دی جا سکے گی۔ فردوس کے لہجے ہی سے ظاہر تھا کہ وہ سجل کی حالت کی طرف سے مطمئن نہیں ہے۔ کیا اس وقت یہ دواؤں کے زیر اثر ہے؟ وہ سجل کی طرف دیکھ نہیں رہتا، لیکن اس کی طرف سے مکمل خاموشی پر یہ تو سمجھ سکتا تھا کہ وہ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو نہیں سن رہی۔ ہاں، تکلیف زیادہ تھی، اس لیے ایسی دعائیں دینا مناسب سمجھا گیا جن کے اثر سے یہ سوتی رہے، فردوس نے بھی دھیمی آواز میں بتایا۔ آپ میری ایک بات کان کھول کر سن لیں ڈاکٹر فردوس، اور سجل کو بھی سمجھا دیں کہ اب میں اسے اسپتال سے واپس اس گھر میں نہیں جانے دوں گا جہاں انسانوں کے بجائے کسائی بستے ہیں۔ میں یہ برداشت کر ہی نہیں سکتا کہ اب اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی ہو اور اسے ذہنی یا جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جائے۔ اس کا لہجہ بالکل فیصلہ کن تھا۔ فی الحال تو اسے اسپتال سے گھر جانے کی پرمیشن نہیں ملے گی، بعد میں تم خود سجل سے مل کر اس معاملے کو طے کر لینا۔ جہاں تک میری بات ہے، میں تو خود اسے مشورہ دے چکی ہوں کہ تمہاری تجویز قبول کر لے۔ آپ محترمہ کو میرے فیصلے سے آگاہ کر دیجیے گا، میں دوبارہ آؤں گا تو بات بھی کر لوں گا۔ اس کی جان عالم میں اٹکی ہے، جب تک عالم اور سرمد کی رہائی کا کوئی انتظام نہیں ہو جاتا اس کے لیے خود کو آزاد کروانا ممکن نہیں ہوگا۔ شکیل بھائی اسے امید دلاتے رہتے ہیں کہ وہ ان دونوں کی رہائی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے، اور یہ اس واحد امید کے سہارے سب کچھ سہ رہی ہے۔ فردوس نے حقیقت گوش گزار کی۔ اس سلسلے میں خود مسلسل کوششوں میں لگا ہوں، لیکن جانے کیا بات ہے کہ ہر بار کوئی نہ کوئی رکاوٹ سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ البتہ ایک اہم کلو ہے جو ابھی تک سامنے آیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس بار مجھے عالم تک پہنچے کا راستہ ضرور مل جائے گا۔ وہ خود امید و نا امیدی کے درمیان لٹکا ہوا تھا۔ راہ والوں کی قید میں موجود لوگوں کو نکال لانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ درندوں کے غول میں پھنسے شکار کو بچا لانے جیسا معاملہ تھا۔ اگر تمہیں ضرورت پڑے تو اس نمبر پر کال کر کے دیوا سے ملاقات کا وقت لے لینا۔ میرا حوالہ دینے پر ملاقات ضرور ہو جائے گی اور وہ تمہاری مدد کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ پھر دوست نے اسے اپنے پرس سے قلم نکالا اور ایک کاغذ پر کوئی فون نمبر لکھ کر اس کے حوالے کیا۔ یہ کون ہے؟ نمبر پڑھ تو اس نے تجسس سے پوچھا۔ یہ کون ہے؟
नंबर पढ़ते हुए इसने तजस्सुस से पूछा। बस है कोई जो बहुत बुलंदोबाग दावे करता था। 15 सालों में कभी मैंने इसके दावों की सच्चाई को परखने का नहीं सोचा। अब या तो तुम्हारा काम होने का सबब बन जाएगा या इसके दावों की कली खुल जाएगी। वो फीका सा मुस्कुराकर बोली तो माज मस्जिद कोई सवाल नहीं कर सका। अब मुझे चलना चाहिए। वो जिसकी मिजाज पुरसी के लिए आया था इसे एक नज़र भी नहीं देखा था और अब वापसी की बात कर रहा था। तुम बहुत अच्छे लड़के हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारे नेक मकासद में कामयाब करे। फिर दोस्त ने बहुत खुलूस से इसे दुआ दी। वो जवाब में कुछ कहा पाता। इससे कबल ही कमरे का दरवाज़ा एक झटके से खुला और 2 मर्द अंदर दाखिल हुए। इनमें से एक पुख्तातुल उम्र जबकि दूसरा नौजवान था। दोनों को देखकर फिर दोस्त के चेहरे की रंगत जर्सी हो गई। ताहम इसने खुद को तेज़ी से संभाला। उसकी तरफ देखते हुए बोली, ठीक है, अब तुम जाओ। कोई काम हुआ तो मैं तुम्हें कॉल कर लूँगी। जी। इसे आने वालों के बारे में खासा तजस्सुस था, लेकिन रुकने के लिए कोई बहाना मौजूद नहीं था, इसलिए खामोशी से बाहर गिरा दी। बाहर निकलकर इसने दानिस्ता दरवाजे को पूरी तरह बंद नहीं किया और वहीं रुककर अंदर होने वाली गुफ्तगू पर कान लगा दिए। कौन था ये लड़का? वहाँ पहले इस्तफसार इसी के मुतल्लिक किया जा रहा था। स्टाफ में से था। आपने इसकी यूनिफॉर्म नहीं देखी? फिर दोस्त अपनी घबराहट पर पूरी तरह काबू पा चुकी थी। जिस तरह इसके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा था, मुझे लगा कोई ख़ास बंदा है। पुख्ता उम्र के मर्द का लहजा तंजिया था। मेरे लिए मेरे साथ काम करने वाला हर शख्स खास है शकील भाई। बहरहाल आप इन बातों को छोड़िए और बताइए कि आप लोगों का कैसे यहाँ आना हुआ। फिर दोस्त के लहजे में भी तंज की आमेजिश आ गई। क्या मतलब कैसे आना हुआ? फैसल की मनकूहा है सजल, और जब ये चाहते हैं इसे मिलने आ सकता है। फिर दोस्त के सवाल ने जहाँ शकील को चिराग पा किया, वहीं आने वालों का तारुफ सामने आने पर बाहर खड़े मास के अंदर भी तैश की लहरें उठने लगी। शकील वो शख्स था जिसने अपने ज़ाती मुफादात के उसूल के लिए आलम और सरमद के साथ सजल और इसके मासूम बच्चे की ज़िंदगी भी दाव पर लगा दी थी। मुझे यकीन है कि इसे अपने इस रिश्ते का एहसास इतना मिलने के बाद हुआ होगा कि मैंने सजल के जिस्म पर मौजूद चोटों की वजह सीढ़ियों से गिरना लिखवाई है, लिहाजा इस अस्पताल में आने में कोई ख़तरा दरपेश नहीं है। अमूमी हालात में ससुराली रिश्तेदारों से बहस में गुरेज करने वाले फिरदौस को सजल की हालत पर इतना गुस्सा और दुख था कि वो अपने जज्बात पर मुकम्मल तौर पर काबू रखने में नाकाम थी। तुम्हें इस तरह की गुफ्तगू कतई जेब नहीं देती फिरदौस। तुम हमारे ख़ानदान की बहू हो और ख़ानदान की इज़्ज़त का ख्याल रखना तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है। मुझे अपना फ़र्ज़ निभाने से इनकार नहीं है, लेकिन कुछ ख्याल आप लोग भी तो करें। ये लड़की जो आज इस हाल में यहाँ पड़ी है, आपके ख़ानदान की बहू ही नहीं बेटी भी है। अगर इसे कुछ हो गया तो आप अपने चचा से कैसे नज़र मिलाएंगे? फिरदौस ने दुखी लहजे में इन्हें मलामत की। इस मौका पर अब तक खामोश रहने वाले फैसल ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया और तल्ख लहजे में बोला, आपकी सारी हमदर्दी बस इसके साथ है। मेरा आपको कोई ख्याल नहीं कि मैं किस ज़हनी अज़ियत से गुजर रहा हूँ। एक ऐसे वक्त में जबकि मैं अपनी मोहब्बत को पाने ही वाला था, मेरे सर पर बेवा और एक बच्चे की माँ को मुसल्लत कर दिया गया। आपको नहीं मालूम कि मुझे कैसी नफरत महसूस हुई है इस औरत से। इसके अल्फाज पर बाहर खड़े मास की मुट्ठियाँ गुस्से से भीज गई। इसका बस नहीं चल रहा था कि अंदर जाए और इस शख्स का चेहरा थप्पड़ों से सुर्ख कर दे, जो इतनी बड़ी नेमत बिन मांगे मिल जाने पर नाशुक्री का इजहार कर रहा था। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि, और एक बार फिर कह रही हूँ, जो हुआ इसमें सजल का कोई कसूर नहीं था। तुम पर रिश्ते के लिए दबाव सजल की तरफ से नहीं डाला गया था। जिसने ऐसा किया तुम इसी से शिकायत करो। ये क्या फजूल बहस लगा रखी तुम लोगों ने? हम सजल के बारे में मालूम करने आए हैं। फिलहाल तुम हमें इसके बारे में बताओ। खुद पर बात आती देखकर शकील ने तेजी से मौजू बदल दिया। बाहर खड़े माज ने मजीद वहाँ रुकना फजूल जानकर कदम आगे बढ़ा दिए और किसी भी दुश्वारी का सामना किए बगैर अस्पताल की इमारत से बाहर निकल आया। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।